करके वहाँ पे गुलाम को काम दिलाने के बहाने शिप में बैठा कर पैक करके वो कहाँ लेके जाते थे, अमेरिका। और अमेरिका का जो प्लांटेशन फर्म था, जो प्लांटेशन का जो इंडस्ट्री था वहाँ पे खेती का, उसमें वो गुलाम को बेच देते थे और बाद में वो फिर से यूरोप चले जाते थे। तो इस प्रकार का काम वहाँ पे चल रहा था। वहाँ पे नहीं, ये यूरोप में प्रचलित में था कि यूरोप के व्यक्ति अफ्रीका आते थे और अफ्रीका से वहाँ जितने भी स्लेव थे उनको उठा के शिप में लेके आते थे और फिर अमेरिका के प्लांटेशन इंडस्ट्री में जाके उनको बेच दिया जाता था और फिर वापस वो यूरोप चले जाते थे। तो इसको जो है त्रिभुज व्यापार भी बोला जाता है इतिहास में। ये त्रिभुज व्यापार के नाम से भी प्रसिद्ध है, त्रिभुज व्यापार के नाम से प्रसिद्ध है। और इसमें बहुत ही अमानवीय व्यवहार होता था तत्कालीन समय में। बहुत जितने भी मजदूर थे, जितने भी कृषक वर्ग के लोग थे, उनका बहुत शोषण होता था अमेरिका में और वहाँ के बड़े कृषक वर्गों के द्वारा। ये सब चीज़ स्लेव ट्रेड के अंतर्गत आता था। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे हम एक दो सवाल ये पूछ सकते हैं आप लोगों से कि 1774 में कौन शासक था फ्रांस का, तो लुई 16 था। वाटरलू को 1774 में कौन शासक था फ्रांस का, तो लुई 16 था। लुई 16 में राजशाही तंत्र में किस वंश का शासन था, तो बुर्बो वंश का शासन था। लुई 16 के उपरांत शासन सत्ता को कौन संभाले, तो रिपब्लिकन्स, रोबोस्पियर, जैकोबिन्स का एंट्री होता है। जैकोबिन्स वहाँ का एक राष्ट्रवादी समूह था। कह लीजिए कि फ्रांस में जो छोटे छोटे ग्रुप थे, फ्रांस को आज़ादी दिलाने के लिए जो ग्रुप बने थे, जो कॉलेज लेवल पे या इंटेलेक्चुअल क्लास के लेवल पे या प्रोफेसर या डॉक्टर के द्वारा, उन लोगों के द्वारा एक छोटे छोटे ग्रुप बनाए गए जिसको हम लोग जैकोबिन्स क्लब कहते हैं। तो उसके माध्यम से वो अपनी बात शासन के सामने, सरकार के सामने रख रहे थे और उसी माध्यम से फिर वो फ्रांस की क्रांति होती है और फ्रांस को आज़ादी मिलती है और फ्रांस फिर गणतंत्र बनता है। हालांकि गणतंत्र बनने के उपरांत भी फ्रांस में बहुत सारे अधिकार ऐसे थे जो कि महिलाओं को नहीं दिया गया था। वोटिंग राइट्स तो इंडिया का जो इंडियन इंडिपेंडेंस जो 1947 जब भारत का स्वतंत्रता हुआ, तो ठीक उससे एक वर्ष पहले 1946 में फ्रांस में महिलाओं को अधिकार दिया गया और हिंदुस्तान में 1947 से ही अधिकार है। तो बहुत सारे ऐसे अधिकार थे जिनको कि तत्कालीन समय में लागू नहीं किया गया था। फ्रांस गणतंत्र तो हो चुका था, लेकिन गणतंत्र की जो सभी सुविधाएं थी, जो भी मूल सुविधाएं थी या मूल विचारधारा गणतंत्र के अंतर्गत होता था, उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। धीरे धीरे अब वो लागू हो गया। तो आपने देखा कि कैसे एक स्लेव ट्रायंगल के रूप में ये विकसित हुआ था, जो हमने बताया यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। ठीक है, तत्कालीन समय में इसे स्लेव ट्रायंगल कहा जाता था, स्लेव ट्रायंगल ट्रेड कहा जाता था। इस फाइनली ये 1848 में पूर्णतः इसका समापन हुआ, इसका समापन हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा फ्रांसीसी क्रांति के जो बेसिक्स हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं एक संक्षिप्त रूप में। जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति में, जैसे कि वहाँ पे 3 स्टेट माने जाते हैं। ठीक है, पहला फर्स्ट स्टेट जो इसको हम लोग स्टेट जनरल भी कहते हैं, स्टेट जनरल। ठीक है, स्टेट जनरल। सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। ये तीनों स्टेट में, इन फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को तत्कालीन समय में कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। फर्स्ट स्टेट में जो लोग थे, जैसे कि इनको कलर्जी बोला जाता है। फर्स्ट स्टेट को हम लोग कलर्जी कहते हैं। सेकेंड स्टेट को हम लोग नोबिलिटी कहते हैं
और थर्ड स्टेट जो इसमें कुछ इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग, एक्चुअल क्लास के लोग जैसे पढ़े लिखे, टीचर्स, डॉक्टर, कामगार, श्रमिक वर्ग, इन सभी का समावेश था। इन सभी वर्गों का समावेश था। ठीक है, तो ये जो पहला स्टेट जिसको हम लोग कलर्जी कहते हैं और इसको नोबिलिटी कहते हैं, इन दोनों स्टेट को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। मतलब वहाँ पे सबसे ऊंचे वर्ग में इन्हीं दो स्टेट आते थे, जबकि तीसरे स्टेट में जो था इसमें पढ़े लिखे डॉक्टर, विद्यार्थी, प्रोफेसर, कामगार, निर्धन व्यक्ति, जो भी समाज में व्यापार से जुड़े हुए थे वो सभी लोग आते थे। इनको 3 तरह का टैक्स देना पड़ता था। इनको एक भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, इनको 3 तरह का टैक्स देना पड़ता था, जो कि इनके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल खड़ी करने वाली बात थी। जैसे कि किसी का भी लिविंग स्टैंडर्ड, लाइफ स्टाइल, अगर उसे पैसे नहीं बचेंगे तो एक अच्छा जीवन वो नहीं जी पाएगा। उसे अपने व्यापार से, अपने जॉब से, अपने नौकरी से के उपरांत उसे कुछ पैसे बचे रहेंगे, तभी वो अपना जीवन शैली को अच्छा कर पाएगा और कुछ अच्छा भविष्य में सोच पाएगा कि हम आज यहाँ पे हैं तो कल हम यहाँ तक पहुँचेंगे। तो जब आप कई तरह का टैक्सेस को एक क्लास के ऊपर लगाएंगे तो उसके पास पैसे बचने की संभावना कम हो जाएगी। आर्थिक स्थिति से वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हो जाएगा। उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहने के कारण फिर वो सरकार से डिमांड करेगी और ये भी हो सकता है कि उसका रोष, उसका गुस्सा एक क्रांति के रूप में बदले। यही चीज़ फ्रांस में हुआ था। तो इन दोनों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, इनको 3 तरह का टैक्स देना पड़ता था। तो इनको 3 तरह का कौन सा टैक्स देना पड़ता था वो हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला टैक्स इनको देना पड़ता था पहला टैक्स जो था, फर्स्ट टैक्स, ये नोबिलिटी को देते थे। इनको देते थे। इनको हम लोग फ्यूडल टैक्स कहते हैं, सामंतशाही कर, फ्यूडल टैक्स के रूप में जानते हैं। ठीक है, पहला टैक्स देते थे उन्होंने जो नोबिलिटी को, जिनको हम लोग फ्यूडल टैक्स के रूप में देखते हैं। ठीक है, जो कि सेकेंड स्टेट से मिलता था, सेकेंड स्टेट्स को देना पड़ता था। ठीक है, दूसरा जो टैक्स था सेकेंड, वो चर्च को देना पड़ता था। चर्च को देना पड़ता था। क्यों दूसरा टैक्स चर्च को क्यों देना पड़ता था और क्या देना पड़ता था वो समझिए। दूसरा टैक्स चर्च को देना पड़ता था जो कृषक वर्ग या जो भी उद्योग वर्ग या थर्ड स्टेट के जो कामगार थे, उनको अपने कृषि उत्पादन का 10वां हिस्सा चर्च को देना पड़ता था। तो ये हो गया 2 टैक्स। पहला टैक्स तो ये हो गया कि जो उन्होंने नोबिलिटी को देते थे, जिसको हम लोग फ्यूडल टैक्स कहते हैं। दूसरा टैक्स हो गया अपने कृषि उत्पादन का जो 10वां हिस्सा था वो चर्च को देते थे। ये 2 टैक्स हो गए। अब एक और तीसरा टैक्स क्या था इनका? एक तीसरा टैक्स प्रत्यक्ष कर था, डायरेक्ट टैक्स, जिसमें जो है तीसरा टैक्स डायरेक्ट टैक्स था, जिसको हम लोग जो दूसरा टैक्स था इसको हम लोग कहते थे एक चीज़ उसमें और इंक्लूड, दूसरा टैक्स में हम लोग तीथे कहते हैं। और तीसरा टैक्स जो था वो ये प्रत्यक्ष कर था, इसको हम लोग
टैली कहते हैं। तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो बेसिक्स है, जो फर्स्ट स्टेट जनरल, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट में जो डिवाइड है, फर्स्ट स्टेट में जिसको कॉलर्जी कहते हैं, सेकेंड स्टेट जिसको नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट में वो लोग जो कि निर्धन क्लास या कामगार जो पढ़े लिखे वर्ग थे वो आते थे। तो पहला स्टेट और सेकेंड स्टेट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। थर्ड स्टेट को क्या होता था कि उसमें उनको 3 तरह के टैक्स देने पड़ते थे। पहला टैक्स किनको देता था, जो नोबिलिटी को, फ्यूडल टैक्स उसको कहा जाता है, ठीक है। दूसरा वो चर्च को देता था, जो कि अपने कृषि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 1/10 जो हिस्सा बनता था उनका रेशियो में, उनको वो 1/10 रेशियो में जो हिस्सा बनता था वो चर्च को देना पड़ता। और तीसरा एक डायरेक्ट टैक्स था जिसको हम लोग टैली कहते हैं, ये उनको कई कर के रूप में अदा करना पड़ता था। तो ये 3 चीज़ उस समय में प्रचलन में था। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो जिसके ऊपर इन तीनों टैक्स को देने के बाद थर्ड स्टेट के ऊपर बहुत सारा समस्या जो है आ जाता था। उनके पास पैसे नहीं बचते थे और उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, वो खुद के लिए भी कुछ नहीं कर सकते थे, अपने समाज के लिए भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो उन लोगों में एक क्रांति की भावना, एक विचारधारा आया कि नहीं, हमें राजवंश से, राजशाही शासन से हमें क्या चाहिए, हमें राजशाही शासन से मुक्ति चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। हमारे लिए भी उसी वक्त कुछ इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग जब फ्रेंच रेवोल्यूशन में आए, उनमें से एक आप जॉन लॉक हैं, एक रूसे हैं, एक मॉन्टेस्क्यू हैं। उन लोगों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि जो उनका स्पिरिट ऑफ लॉ था, कानून की आत्मा है, उन्होंने, मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि किस